नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। और गुजरात में चुनाव है, दिल्ली एमसीडी चुनाव है और दोनों के लिए जो प्रचार है वो अपने चरम पर है। गुजरात में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचार में वो धार दिख नहीं रही है। लेकिन सर, भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो गया। केजरीवाल ने गारंटी पहले ही कह दिया है कि हम सब मुफ्त कर देंगे। कांग्रेस भी कुछ ना कुछ वायदे जरूर कर रही है, लेकिन एक बयान की चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो गई है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि गुजरात में पहले असामाजिक तत्व हिंसा में लिप्त थे और कांग्रेस उनका समर्थन करती थी, लेकिन 2002 में हमने सबक सिखाने के बाद अपराधियों ने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी और भाजपा ने राज्य में अस्थायी शांति कायम की। जी, कुल मिलाकर देखें तो अमित शाह ने भाजपा सरकार में जो शांति स्थापित हुई गुजरात में, उसका जिक्र तो किया ही, लेकिन 2002 का जिक्र आने के साथ ही इसे गोधरा कांड से जोड़ा जा रहा है। जी। भाजपा को आज भी 2002 का नाम लेना क्यों पड़ रहा है गुजरात में? देखिए, आपने दो प्रश्न किए हैं उसमें कि अमित शाह जी ने ये बयान क्यों दिया और कि हमने सबक सिखाया, और दूसरा आपका सवाल था कि बीजेपी को आज भी गोधरा का नाम या गुजरात दंगों की याद क्यों दिलानी पड़ती है। तो अगर हम अब बात करें कि सबक सिखाया और शांति स्थापित हुई, तो अपराधियों को, अराजक तत्वों को, हिंसा फैलाने वालों को, समाज में जो घृणा फैलाने वाले हैं, उन लोगों को सबक सिखाया जाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कानून व्यवस्था कायम होती है। बिल्कुल। और हम गुजरात की क्यों बात करते हैं? आप दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में जब साल 2020 के जो दंगे थे, आप देखिए क्या वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने सबक नहीं सिखाया? सबक सिखाया गया। एक भी व्यक्ति को जमानत नहीं मिल पा रही है, चार्जशीट तुरंत दायर की गई, जो भी अवांछित तत्व थे सारे आज अंदर जेल में है। इसको सबक सिखाना, ये किसी भी जो भी चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो या जो भी पद पर हो, जिसके दायरे में कानून व्यवस्था आती है राज्यों में या कहीं भी, तो उसका कर्तव्य होता है कि वो ऐसे तत्वों को सबक सिखाए। कानून व्यवस्था कायम रखना यही तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। तो सबक सिखाया क्योंकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी थी, और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई तभी आज गुजरात पूरे देश में सबसे सुरक्षित स्थलों में से एक है। बिल्कुल। और आप देखिए कि जो सुरक्षा है वो सिर्फ नागरिक को नहीं है, वो निवेशक को भी है। निवेशक बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी भ्रष्ट आचरण में पड़े वहाँ पर जाता है और अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तमाम कंपनियां गुजरात में आने को आतुर रहती हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं वहाँ पर, जो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि निवेशकों के अनुकूल हर तरह का माहौल है। और जब कंपनियां वहाँ पर हैं तो जो कर्मचारी हैं वो भी वहाँ पर अन्य राज्यों से पहुँचते हैं, रोजगार की तलाश में पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में गुजरात में प्रवासी लोग रह रहे हैं, सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। आज आप देखिए कि हमने तो खुद देखा है कि किस तरीके से पूरे देश में एकमात्र जगह गुजरात है जहाँ पर रात को 2 बजे भी, 12 बजे भी महिला अकेले स्कूटी चला के जाती है, पीछे स्कूटी पर भी महिला ही बैठी होती है। तो सबसे सुरक्षित राज्य अगर हम देखें तो ये एक वातावरण है, इसलिए ये याद दिलाना पड़ा कि हमने सबक सिखाया था और उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्यों जब इतना काम कर दिया तो फिर गुजरात दंगों की याद दिलानी पड़ती है। तो आप देखिए कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। 2002 का जो दंगा था, अब 22 में चुनाव है, तो इस बीच एक जो नई पीढ़ी आई है जो कि शायद पहली बार वोट कर रही है, उसको ये बताना ज़रूरी है कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि ऐसा भी होता था या ऐसा भी हुआ था और लोग क्या क्या करते थे, हमने क्या किया। तो नया जो वोटर है उसको पता होना चाहिए हमारे जो पास्ट है और अब क्या है और आगे हम क्या करने वाले हैं, ये पता होगा, तभी तो वो सोच समझकर वोट डालेगा। तो ये याद दिलाया जा रहा है। और गुजरात का जो चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी दिशा बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आप उनकी जो रैलियां हो रही हैं उनको, एक तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए भी आ रही है कि गुजराती में बोल रहे हैं तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जितना कुछ समझ में आया है उसमें वो इस लाइन को पकड़े हुए हैं
कि ये सिर्फ विधायक चुनने का या 5 साल की सरकार चुनने का ये चुनाव नहीं है, ये लंबी छलांग लगाने का है। अगले 25 सालों में हमें गुजरात को कैसे बनाना है, उस तरह का चुनाव है। और प्रधानमंत्री ने आप देखिए कि बड़ी जो उनका जो राजनीति के, वो हम चाणक्य तो अमित शाह जी को देते हैं, लेकिन असल चाणक्य तो वही हैं। उन्होंने एक बात कही अभी एक कुछ समय पहले जो रैली में कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये गुजरात हमने बनाया। और ये जो नारा है आज गुजरात में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस नारे को इस रूप में लिया है कि प्रधानमंत्री ने आज जो गुजरात है उसको बनाने का श्रेय हर गुजराती को दिया है, क्योंकि अगर गुजरातियों ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को समर्थन नहीं दिया होता तो शायद आज ऐसा गुजरात नहीं होता। भूकंप से जर्जर हो चुका गुजरात आज अगर उस गुजरात मॉडल की चर्चा देश में नहीं विदेशों में होती है तो यकीनन सरकार ने कुछ काम किया होगा। और जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इस गाने को जो बीजेपी ने जारी किया है उसमें खुद में वो उसका रील बना रहे हैं या तमाम तरीके से। बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 40 लाख का है कि 40 लाख लोगों ने उसका इस्तेमाल किया जी है। और ये गुजरात मैंने बनाया है या जो बनाया 6 या जो भी कह रहे हैं वो, तो उसमें हर गुजराती अपने आप को देख रहा है कि ये मैंने बनाया है। तो वो जो श्रेय प्रधानमंत्री ने उस हर व्यक्ति को दे दिया है, हर गुजराती को दे दिया है, उसने चुनाव की दिशा बदल दी है। और हम तो कुछ क्षेत्रों में होकर भी आए और वहाँ पर देखा कि किस तरीके से फ्री का जो वादा है वो काम ही नहीं कर रहा है। गुजरात के लोग कह रहे हैं कि हमको फ्री में नहीं चाहिए, हम और तो बेचना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप फ्री की बिजली के चक्कर में मत पड़िए, आप बिजली से पैसे कमाइए, जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। और जो लोग हैं, अब आप देखिए कि आपने और भी चैनलों पर देखा होगा या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि फ्री में तो हमारे माता पिता भी हमको कुछ नहीं देते, अगर हम घर पे बैठे रहें तो वो भी हमको डांट सुनाते हैं, ताने देते हैं। और जो फ्री का आप देखिए कि स्वाभिमानी है जो, और ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो उनका जो एक मानसिक रूप से ही वो एक व्यवसाय उनके मन में रचा बसा है। तो जो व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यवसाय में रुचि रखता है, वो फ्री में ना तो कुछ देना चाहेगा ना कुछ लेना चाहेगा। उसको पता है कि ये जो मुझे मिल रहा है वो फ्री में नहीं है, इसकी कोई ना कोई कीमत मुझसे वसूली जाएगी या जा रही होगी, इसलिए उस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। उसको अपने काम धंधे पर ध्यान देना है। और मैं तो हैरान था, मोरबी के बारे में कितना कुछ कहा गया। मोरबी से जो भी रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं वो दर्शा रही हैं कि मोरबी पुल हादसा वहाँ पर चुनावी मुद्दा ही नहीं है। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विकास हुआ है और जिस तरीके से सरकार हर पक्ष को सुनती है, हर पक्ष की जो समस्या है उसका समाधान करती है, वो वहाँ पर मुद्दा है। तो ये एक ये अगर ऐसा मोरबी का जो रिजल्ट है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या इस तरह के हादसों पर राजनीति से फ़ायदा होगा राजनीतिक दलों को। क्योंकि मोरबी के बाद मोरबी हादसा से सब गमगीन थे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल थे वो सिर्फ राजनीति उसमें ढूंढ रहे थे। तो ये जो चुनाव परिणाम है इस बात को भी दर्शाएंगे कि ऐसे हादसों पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि गुजरात का जो चुनाव है सबसे बड़ी मुहर इस बात पर होगी कि क्या फ्री की जो रेवड़ी है उस पर जनता रीझती है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर गुजरात में जिस तरीके से उम्मीद थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रचार करेगी, शायद उस तरीके से वो दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैलियां की और उसके बाद फिर शांत है। कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ है पता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज यानी रविवार को और कल सोमवार को वो चुनावी रैली करेंगे, लेकिन गुजरात में उनका कितना प्रभाव होगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ है? प्रियंका गांधी ने तो हिमाचल में पूरी ताकत झोंक दी थी। केजरीवाल कितनी बार गुजरात जा रहे हैं? ये भी पहले 4-4 दिनों का दौरा होता था, अब वो दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई भी देते हैं तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर जो पहले की बात थी, यानी कि आप 1 नवंबर से पहले की बात और 1 नवंबर से बाद की बात, डिफरेंस जो है वो पूरी तरीके से आपको पता चल रहा है? हाँ बिल्कुल पता चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो नेता वहाँ पर जाकर हवाबाजी कर रहे थे उनको असलियत समझ में आ चुकी है। भगवंत मान का रोड शो हमने एक दिन पहले देखा, वहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ हैं, उसमें व्यक्ति 10 लोग भी नहीं है साथ में। ऐसे ही जो अन्य नेता वहाँ पर, अगर अरविंद केजरीवाल छोड़ दे तो अन्य जो नेता गए हैं वहाँ पर उनका भी यही हसरत देखने को मिल रहा है कि लोग साथ नहीं आ रहे हैं।
कुछ दिन पहले लोग आ रहे थे, लेकिन शायद अब उन्होंने भी कन्नी काटना शुरू कर दिया है। या तो एक बड़ी समस्या ये होती है कि राजनीतिक दलों की रैलियों में जो लोग जाते हैं, भुगतान आधारित प्रणाली एक चलती है। अब भुगतान नहीं हुआ होगा तो शायद इसलिए नहीं जा रहे होंगे, तो जो ठेकेदार हैं बीच में उनको भुगतान नहीं हुआ होगा, तो इससे बहुत से कारण हो सकते हैं। और दूसरा जो एक सवाल है कि आपने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ताकत नहीं झोंक रही। आम आदमी पार्टी तो फिर भी वहाँ पर, क्योंकि वो अपना काफ़ी कुछ झोंक चुकी है, बहुत उसने अन्य प्रदेशों से भी बड़ी टीम बुलाकर वहाँ पर बैठाई हुई है, तो वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने आप को वो समझ गए हैं कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन इतना वो करना चाहते हैं कि हम बीजेपी से लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं, कम से कम ये तो साबित कर दें, हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लाकर हम ये साबित कर दें कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो हम लड़ सकते हैं, ताकि 24 के चुनाव मीडिया में एक वो तो बन जाए, और ताकि 24 के चुनाव के लिए मोदी वर्सेस कौन, ये जो सवाल है इसका एक उत्तर मिल जाए, ये इनका प्रयास है। कांग्रेस की तरफ से आपने कहा कि वो राहुल गांधी आए थे। अब राहुल गांधी से पहले तो उनका ट्रांसलेटर भाग गए, आपने देखा होगा वो मंच के वो दृश्य, कि उन्होंने कह दिया कि वो शायद भरत सिंह सोलंकी थे कि नहीं आप करते रहिए, लोग ऐसे भी समझ जाएंगे, हिंदी में समझ जाएंगे, आप बोल लीजिए, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो और राहुल गांधी ने ठीक है कि वहाँ पर वो गए, अपनी बात रखी, जनता के बीच में रखनी भी चाहिए बात, लोकतंत्र है ये, लेकिन गुजरात आने से पहले ही वो कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर चुके थे। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जिस तरह से मेधा पाटकर को साथ लिया, वो साथ चले, उससे बड़ा नकारात्मक एक वहाँ पर मैसेज गया है गुजरात में, क्योंकि नर्मदा आंदोलन जो था वो मेधा पाटकर के नेतृत्व में चला था। और आज अगर हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, तो वो अगर नर्मदा आंदोलन सफल हो गया होता तो ये स्थिति आज नहीं होती। पानी सरोवर डैम से वो पानी पहुंच रहा है। हाँ, पानी के लिए संघर्ष आज भी जारी होता वहाँ पर। तो ये दिखाता है कि एक नकारात्मक व्यक्ति का साथ लेकर आपने पहले ही अपनी पार्टी का वहाँ पर नुकसान कर दिया है। और जिस तरह से आप देखिए कि जो एक फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने जो कहा, उसका समर्थन कुछ कांग्रेस की नेत्रियों ने कर दिया, नगमा ने किया, या सुप्रिया सेनेत की जो टिप्पणी है उसको भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि समर्थन कर दिया। अलग विषय है कि वो उनका क्या कहना है, लेकिन ये कुछ ऐसे वाकये हैं, जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो आप बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आपकी एक जरा सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। ये चीज़ें उस दिशा में जाती दिख रही हैं। तो अगर ये प्रचार कर भी रहे हैं तो इनसे ऐसी गलती हो जाती है आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से, जो इनके खिलाफ चली जाती है। और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, सत्येंद्र जैन, उनके जो वीडियो रोजाना आ रहे हैं, उसका दिल्ली में भी प्रचार हो रहा है, गुजरात में भी प्रचार हो रहा है, और लोग देख रहे हैं कि आम एक कैदी है, उसकी क्या स्थिति होती है जेल में, और आम आदमी पार्टी का कैदी है तो उसकी क्या स्थिति है जेल में। तो ये लोग फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध शंखनाद करके सत्ता में आए थे, पार्टी बनाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज आप अन्य दलों से अलग नहीं रह गए हैं, आप भी उसी धारा में बह रहे हैं। तो आप अलग कैसे हैं? आपको क्यों मौका दें, आप पर क्यों विश्वास करें, जब पहले से ही लोग, अगर हमको उसी में से कोई चुनना है तो पहले से जो है उनमें से क्यों ना चुने। लोगों के बीच में ये एक बात आ रही है। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना कि आप मुझे भी सीबीआई और ईडी दे दो, मैं भी आधे से अधिक भाजपा के जो नेता हैं उनको जेल में बंद करवा दूं। जी नहीं, तो यही तो मैंने भी सुना था बयान वो, लेकिन यही तो एक चीज़ है कि उन्होंने ये बात कह के ये स्वीकार कर लिया है कि एजेंसियों का दुरुपयोग सरकारें करती हैं, अगर मैं आया तो मैं भी करूंगा। तो आप अलग कहाँ हैं? हम वही तो कह रहे हैं कि जब और जो दल है उसी की तरीके से आप भी हैं, तो हम आपको ही क्यों चुने, जो पहले से उनको चुन लेंगे। बिल्कुल, और वो काम देखा हुआ है। और वो पंजाब पुलिस ने दिखाया भी कि कैसे कुमार विश्वास और तेजिंदर पाल बग्गा के यहाँ पंजाब पुलिस पहुंची थी। खैर सर, क्योंकि चाय पे समीक्षा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और चुनावी बातें भी हम लोग करते हैं, तो एक बयान इस सप्ताह काफी चर्चा में रहा कि शिवाजी जो है वो अब पुराने रोल मॉडल है, नए रोल मॉडल अब नितिन गडकरी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का ये बयान, और उसके बाद से उनके खिलाफ अपने हो या विपक्षी नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, आखिर उनके मुंह से इस तरह के बयान क्यों निकलते हैं राज्यपाल रहते हुए? सर जी, वो आपने कई बार देखा, सिलसिला एक चल गया है कि उनका जो बयान है वो लगातार इस तरीके से। अब क्या होता है कि अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में डालकर क्या रूप दे दिया गया, वो एक अलग विषय है। उनका अपना क्या पक्ष है, दूसरे का क्या पक्ष है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राज्यपाल हैं या जो भी संवैधानिक पद पर हैं,
उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। खास तौर पे जो हमारे महापुरुष हैं उनकी किसी से तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो अतुलनीय हैं। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है कि रोल मॉडल बदलते रहते हैं, लेकिन पुराने जो हमारे रोल मॉडल हैं उनको हम भुला नहीं सकते। हमारे आज का कोई एक नया रोल मॉडल हो सकता है, लेकिन जो अतीत का रोल मॉडल है उसका स्थान वही रहेगा। और हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि जो हमारे इतिहास है उस पर गर्व करके ही हम अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। राज्यपाल जी का बयान था, वो तो खैर अब उस पर तमाम तरह की सफाइयाँ आ रही हैं, लेकिन बचना चाहिए ऐसे उससे। अब क्या हुआ है, वहाँ पर जो बीजेपी है वो बैकफुट पर आ गई है, वरना अब तक वो वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर आक्रामक थी, अब वो बचाव की मुद्रा में आ गई है। तो ये चीज़ें बचनी चाहिए इन सब चीज़ों से। क्योंकि संवैधानिक पद पर आप रहते हुए इस तरह के बयान आप अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है विवाद होगा। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी हमारे कार्यक्रम को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो देखें। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।